अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। मैं हूं नबीला अजीज़। आसमा शराजी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूँ। नाजरीन, बात आज हम करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के तनाज़े के हवाले से। ये टेंशन फरवरी के एंड से शुरू हुई और अभी तक इस टेंशन में कभी हमने इसको बढ़ते हुए देखा, कभी संभलते हुए देखा, कभी हालात नॉर्मल होते भी देखे। लेकिन गुज़श्ता रात से फिर हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए, साहली इलाकों पर हमले किए, साहली तनसीबात को निशाना बनाया गया और जवाब में ईरान की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की गई। जो अमरीकी अड्डे ख़ित्ते में मौजूद हैं, कुवैत में स्पेशली, वहाँ पर उन्होंने हमले किए और बाकायदा तौर पर यह कहा कि जिस तरह से हमारे साथ बात की जाएगी, इस बात का जवाब भी हम उसी तरह से देंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि ये हमले उस वक्त में किए गए जब आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन का अमल भी मशहद में जारी है और इसी दौरान अमेरिका की जानिब से ये हमले हुए और ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई भी की। अगर दोनों के मौक़िफ़ की बात की जाए तो दोनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आबने हुर्मुज़ के दौरान जो जहाज़ गुजर रहे हैं, जो अमला वहाँ पर मौजूद है, उस पर जो अटैक्स किए जा रहे हैं, उसके रद्द-ए-अमल में अमेरिका ने ये हमले किए हैं। जबकि ईरान की जानिब से वाज़े तौर पर इस मौक़िफ़ को इख्तियार किया गया है और उन्होंने कहा है कि आबने हुर्मुज़ के अंदर जो रूल्स ईरान की जानिब से बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स के तहत वहाँ से तमाम जहाज़ गुजारे जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो दोनों ममालिक ही इस जंग को ख़त्म भी करना चाहते हैं, सिफारतकारी भी चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर मुसलसल दबाव भी बढ़ाना चाहते हैं और दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह से हमले भी किए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर बात करें ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक दावा सामने आया था। जब ये हमले हुए और हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई हुई तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान बेहद बेताब है कि एक बार फिर से मुज़ाकरात हो जाएँ और जो मुआहिदा किया गया है इसका दूसरा दौर का जल्द अज जल्द आगाज़ हो। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावा भी सामने आया है कि ईरानी टारगेट किलिंग में उनका नाम सरे फहरिस्त है। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आज एक अहम एपेक्स कमेटी इजलास हुआ है। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया है। इन तमाम इशूज़ पर हम आज बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देना चाहूँ। फैज़ रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। और इसके साथ साथ एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार, वो भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले फैज़ रहमान साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, अमेरिका की जानिब से बार बार ये बयानिया बनाया जा रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, जंग रोकना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि बड़े पैमाने पर किसी किस्म की कोई तबाही हो, लेकिन उसके बावजूद ये फ़िज़ाई हमले, मकसद क्या है आखिर? जी, नबीला बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसे कि देखिए आपने खुद इंट्रो में बहुत अच्छी बातें कर दी, एक अच्छा अहाता किया सिचुएशन का। और बात यही है कि अब ये फरवरी 28 से ये जो जंग शुरू हुई है, तो बेसिकली पूरा खित्ता इस वक़्त हालत जंग में है। ये अलग बात है कि बिल्कुल। हमने आर्ज़ी एक फायर बंदी करा दी, जंग बंदी कह दें उसको, लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद भी छोटे-मोटे हमले जारी हैं वहाँ और किसी ने भी पुल बैक नहीं किया। यानी एक आर्ज़ी बंदी है, फायर बंदी है, लेकिन इस वक़्त अमेरिका की भी तमाम ताकत वहाँ मौजूद है और ज़ाहिर है कि ईरान भी अपनी पोज़ीशंस पूरी सँभाला हुआ है, बल्कि दोनों तरफ से जो एक अदम एतमादी की जो फ़िज़ा है, वो दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस फायरबंदी को, आर्ज़ी फायरबंदी को ये दोनों फ़रीक़ैन मज़ीद तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मसला है कि जो हम समझते हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान जो एक बहुत बड़ा गैप है उनकी अपनी पोज़ीशंस पर और उनकी अपनी समझ में कि वो किस तरह से अपने आप को दोनों फ़रीक़ैन ये कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं या हमारा पलड़ा भारी है। तो ज़ाहिर है कि वो फ़ैसला तो मौर्रिख़ीन करेंगे कि क्या हुआ था इस जंग में। लेकिन जहाँ तक जो अमेरिका की बात बात की है आपने, नबीला, देखिए उसमें जो बार-बार ट्रम्प साहब ये जो बात करते हैं उसकी वजह, अहम वजह ये है कि इस वक़्त अमरीकी अवाम एक वॉर फ़टीग का शिकार हैं और कोई भी एक जो ज़ी शऊर शख़्स है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वाक़तन ये चाहते हैं कि ये जंग पूरी तरह से दोबारा शुरू हो। मेरा तो ख़्याल है कि 100% अवाम अमेरिका के ये नहीं चाहते कि जंग एक ऑल आउट वॉर के तौर पर दोबारा शुरू हो। वो ज़रूर ये चाहते हैं कि ईरान के जो मामलात हैं वो सही तरह से निपटाए जाएँ। अच्छा, इसमें देखिए हमारे नाज़रीन को ये फ़र्क समझना चाहिए कि अगर अमरीकी अवाम या अमेरिकन इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस जंग के खिलाफ है, इस जंग की तायद नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उन्होंने अचानक ईरान से या ईरानी लीडरशिप से मोहब्बत करना शुरू कर दी है और जो ईरान के खिलाफ जो शिकायत हैं, वो दूर हो गई हैं यहाँ के। एक पूरा एक ज़ाहिर है 50 साल
का तकरीबन एक अरसा चला आ रहा है, जिसमें लोगों को एक माइंड उनका बनाया गया है, चाहे उसको आप गलत कहें, सही कहें, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही एंटी ईरान सेंटिमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट यहाँ मौजूद है। दूसरा जो अहम पहलू इसका हुआ है नबीला, वो ये है कि इज़राइल की जो पोज़ीशन है, जिसको देखिए हमारे खुद जो इस वक़्त पैनलिस्ट मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको भी मैं सुनता आया हूँ। मैंने भी ये बातें की हैं कि स्पॉइलर इज़राइल है और वो जो है किसी भी वक़्त इस पूरे मामले को बिगाड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्पॉइलर है और वो चाहता है कि ये एक ऑल आउट वॉर हो। लेकिन उसके साथ-साथ एक ये भी एक हकीकत है कि स्पॉयलर्स इन दोनों पार्टीज़ के अंदर भी मौजूद हैं। ईरान में भी बहुत से स्पॉयलर्स हैं। ऐसे ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते कि ये मामला जो है वो एक बाकायदा एक किसी अच्छे मोड़ पर जाके ख़त्म हो। वहाँ पर एक हुँ, एक तासुर ये पाया जाता है, और मैंने खुद जो वहाँ जो मेरी बात होती है, या खुद खुद पाकिस्तान में जो अहम हलक़े हैं, वहाँ से जो बात होती है, लगता ये है कि वहाँ ये समझा जा रहा है कि ये शायद वो जंग मिलिटरीली यानी फ़ौजी अंदाज़ से भी वो जीत सकते हैं, और अमेरिका को इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि वो बाकायदा एक कोई डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करे। और यही हाल यहाँ पर इनका है कि यहाँ के जो हार्डलाइनर्स हैं, यहाँ पे खुद जो इनके अपनी विद इन द पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, उनके अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत क्लोज़ जो पंडित्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो मुसलसल ट्रम्प साहब पर दबाव रखे हुए हैं कि आप एक फिनिश द जॉब। यहाँ पर एक बहुत ही एक जो टिपिकल एक फ्रेज़ बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, फिनिश द जॉब। तो वही यही वजह है, लेकिन जहाँ तक हुँ, ट्रम्प की बात है, मैं पूरी हुँ, तरह मुझे यकीन है कि ट्रम्प खुद इन हालात में ये नहीं चाहते कि ये जंग हो, और वो ये बिल्कुल। चाहते हैं कि जो इस वक़्त उन्होंने बहुत अच्छी स्किलफुली देखिए कंट्रोल किया है, इस पूरे अरसे में, एक 4 महीने से ज़्यादा के अरसे में ऑयल प्राइसेज़ ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल हुँ, बहुत ज़्यादा आसमान तक पहुँच गई हों, या महँगाई ऐसी हो गई हो कि लोग एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हों। मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन वो हालात नहीं हैं जो कि इस वक़्त दूसरे फ़रीक हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि तकरीबन 18 लाख से रियाल से ज़्यादा का $1 हो चुका है। हुँ, इन्फ्लेशन 300% है। खुद ईरान की अपनी हुकूमत के मुताबिक $300 बिलियन से ज़्यादा उनके नुकसानात हुए हैं और हो रहे हैं। और फिर ये जो हमले हुए हैं, तकरीबन 200 के करीब अहम टारगेट्स को वहाँ पर निशाना बनाया गया है। तो ये तमाम बातें वो हैं जो नहीं चाहते कि हों। लेकिन जो इस अपने खुद अंदर जो इन दोनों ममालिक के अंदर जो स्पॉयलर्स बैठे हैं, इस वक़्त इज़राइल के साथ ये हुआ है कि इज़राइल को ट्रम्प ने और उनके जो अहम लोग हैं, उन्होंने उसको बेसिकली साइडलाइन किया है। इज़राइल और नेतन्याहू, दे हैव ऑलमोस्ट बिकम आई वुडन्ट से टोटली इर्रेलेवेंट, लेकिन ये बिल्कुल वो एक वक़्त साइडलाइन पे बैठे हुए हैं, उनको डाँट-डपट करके बाकायदा बिठाया गया है। और आप ये देखिए जो नेटो की जो कॉन्फ्रेंस में, समिट में ट्रम्प साहब ने जो बयानात उर्दुवान साहब के बारे में दिए इज़राइल के हवाले से, कि हुँ, उर्दुवान को मैंने रोका है कि वो इज़राइल को जाकर तबाह ना करे, बर्बाद ना हुँ, करे, जंग ना करे। तो इज़राइल को बिल्कुल खुला मैसेज अमेरिका की तरफ से बार-बार जा रहा है कि ये हम हैं जिसकी वज़ह से तुम कायम हो, ये हम हैं कि तुम इस वक़्त नेतन्याहू तुम जेल में ठीक। नहीं बैठे हुए हो। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल ये खुला आज मैसेज मतलब अमेरिका की तारीख में जानिब पहली से दफ़ा जा ऐसा रहा हुआ है। है। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब, आप कहिएगा जिस तरह से अभी ये भी बात कर रहे थे फैज़ साहब भी कि इसराइल स्पॉइलर का एक किरदार अदा कर रहा है और यकीनन दोनों फ़रीक़ैन के अंदर भी स्पॉयलर्स मौजूद हैं। लेकिन इस वक़्त जो इसराइल का किरदार है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि जिस दिन ये मुज़ाकरात शुरू हुए, जिस दिन ये मुआहिदा हुआ, हम उस वक़्त से तैयारी कर रहे हैं और अब सिर्फ़ एक इशारे की बात है और हम दोबारा से अमेरिकन अफ़वाज के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं और इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, मैं ये इज़राइल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जंग बंदी भी हो या तमाम मुआहदे ख़त्म ठीक हो जाएं, इसलिए कि वो उसका मूड सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से भी ईरान को परमानेंटली मिलिटरली 0/0 कर दिया जाए, बिल्कुल, जिसमें उसके मिसाइल कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, उसके ड्रोन्स कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, रिजीम चेंज हो जाए, रिजीम चेंज करके वो अपनी मर्ज़ी के रिजीम जा जाए, वो आके इज़राइल को एक्सेप्ट कर ले और इस साइड से जो हमेशा से थ्रेट होता है इज़राइल को वो ख़त्म हो जाए, ताकि जब वो ग्रेटर इज़राइल के लिए मिडल ईस्ट की तरफ जाता है तो उसको उसकी ना उसकी ईरान की प्रॉक्सीज़ का डर हो, ना ईरान का थ्रेट। दैट इज़ व्हाट इज़ टोटल डिज़ायर। और वो बहुत नाखुश है इस मुआहदे की वजह से, और तभी वो कभी लेबनान में चला जाता है, वहाँ बमबारी करता है। कितने लोगों को उसने नुकसान वहाँ पर शहीद किया है, 20-25% एरिए पे कब्ज़ा भी कर लिए है, और डिस्पाइट अमेरिकन
पुशिंग करने के, स्नप करने के वो वहाँ पर बैठा हुआ। और अभी आपने देखा टेक्निकल टीम में, तीसरी टेक्निकल टीम का सिर्फ एक काम है कि इजराइल और लेबनान का आपस में मसले को हल करना परमानेंटली, दैट इज़ द जॉब। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बात यह कि लड़ाई ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है। ईरान इज़ ऑन अ मच बेटर विकेट, बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर है, अपर हैंड है। तमाम अगर आप देख लें जितनी शिकें हैं उसमें ईरान बेनिफिशरी है। अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए कि वो जो चाहता था अदा वो पूरी नहीं कर सका। नंबर 2, इवन इस मुआहदे में भी अगर आप देखें तो उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्या मिला सवाए न्यूक्लियर एसिड, क्योंकि वो पहले भी कहते हैं हम तो ख़त्म कर देंगे, वी डोंट वांट। बाकी ईरान की सैंक्शन भी ख़त्म हो गई, ईरान के एसिड भी रिलीज़ हो रहे हैं। ईरान के बाद उसके पाबंद से जितने ऑयल गैस सारा कुछ वो भी बेच रहे हैं। $300 बिलियन के जो वॉर रेपरेशन थे वो भी चाहे खलीजी ममालिक से कहीं से पूरे करे वो करके दे रहे हैं। व्हाट हैव दे गेन? अमेरिकन पब्लिक यही कहती है ना कि जी व्हाट हैव यू गेन, व्हाई डिड यू गो फॉर देयर। यही वो एम्बेरस्ड हैं कि जी हमने इजराइल के कहने पे मिस कैलकुलेशन किया कि हम जाएंगे हफ्ते में सब कुछ करके कब्ज़ा कर लेंगे और उसके बाद हमेशा से ईरान की तरफ से थ्रेट ख़त्म हो जाएगा। नो दैट इज़ द प्रॉब्लम, ये यहाँ पर आई है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ईरान बेनिफिशरी है, फ़ायदा हो रहा है, अभी भी उन्होंने ऑयल बेचना शुरू किया हुआ था और वो देवर अर्निंग मनी ऑल्सो, वाई शुड यू गो एंड अटैक 3 शिप्स खलीज में, एक सऊदी अरब का, एक कतर का, एक और। आप इसके बजाय वार्निंग शॉट्स फायर कर लें, उनको वार्निंग दे दें। आप पाकिस्तान मीडिएटर है, कतर मीडिएटर, आप उनको इन्फॉर्म करें। आप अमेरिकन से बात करें, पाकिस्तान को जी अमेरिका को कहें प्लीज़ डोंट यूज़ दिस लेन, वी विल अदरवाइज हिट। जब वार्निंग कर तो इसका कहीं ना कहीं हल हो जाता। बजाय इसके देखिए इजराइल तो यही चाहता है कि लड़ाई, और ईरान क्यों उनको मौका देता है? इट इज़ ईरान अगेंस्ट इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है कि अब आपने अमेरिका ने देखे कितना रिटेलिएट किया, उससे का मुआहदा ख़त्म कर लिया, उसने ऑयल बेचने जो उनका बंद कर दिए, फिर सेंक्शन लगा दिए हैं। और फिर उसके बाद इस मौके पे जबकि वो उनके रहबर आला जो थे उनके अली ख़ामनेई शहीद, उनकी तदफीन का वक़्त है, आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में उनके अंदर भी 2 ग्रुप थे, एक रेडिकल ग्रुप जो है ना ये ईरानी रिपब्लिकन गार्ड्स का, वो एट टाइम मुझे लगता है कि वो ओवर प्ले करते हैं और उन्होंने ही ओवर प्ले किया, विदाउट सोचे समझे जाके 3 शिप्स को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे अमेरिका को मौका मिला और इजराइल तो बहुत खुश है, दे आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अभी भी आई एम श्योर कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिर इन टच होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी लीडरशिप के। खुदा के लिए प्लीज़ अंडरस्टैंड, रिफ्रेन, क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स, नो पोस्टरिंग, नो प्रेशर टैक्टर्स, कोई वो आप इस तरह की बातें नहीं करें और इसको हालात को डिफ्यूज़ करें। फिर आई स्टिल फील लड़ाई नहीं होगी दुनिया में। मुझे बताइए सवाए इजराइल के, आप ये फैसला अमेरिका बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कोई जंग चाहता है? दुनिया में कोई नहीं चाहता सवाए इजराइल के। जो दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरी है, एनर्जी क्राइसिस से गुजरी है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजरी है, इतने बुरे हालात से गुजरी है, कैन यू अफोर्ड अनदर 50 या 60 डेज़ की लड़ाई? उसमें दुनिया का क्या हाल होगा? इसलिए मेरा नहीं ख्याल की लड़ाई होगी। एज लॉन्ग एज सीज़ फायर चल रही है, छोटी छोटी वायलेशन हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, चल रहे हैं, आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी होपफुल और हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि अब अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, ईरान ने रिटेलिएट किया, तो क्या समझते हैं ईरान रिटेलिएट जिस तरह से कर रहा है, ख़ित्ते के दीगर ममालिक के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, इससे ईरान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ तो ऑलरेडी ख़राब हैं, तो क्या समझते हैं जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात जो थोड़े से बेहतर हो रहे थे, हम देख रहे थे कि थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, अब दोबारा से खराबी की जानिब जा सकती हैं, खराब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला साहबा, मैं फैज साहब और ब्रिगेडियर हारिस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूं और उसमें चंद चीजें ऐड करना चाहूँ। देखिए, जो जंगें हैं वो हमेशा 3 फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं। सबसे पहली जो आजकल के दौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जंग होती है वो परसेप्शन मैनेजमेंट की जंग होती है, दूसरी होती है डिप्लोमेटिक लेवल पे लड़ी जाती है और तीसरी मिलिट्री लेवल पे लड़ी जाती है। परसेप्शन लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे ईरान हैड वन दिस वॉर आफ्टर 3.5 months।
मैं एमओयू से पहले की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर दोनों कंट्रीज जो थी वो एट पार थी, और दोनों ये चाहती थी कि जब एमओयू साइन हो तो दोनों उस एमओयू से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल सकें जो अपनी अपनी इलेक्टोरेट के पास जाके वो उसको अपनी विन शो कर सके। लेकिन जब से एमओयू साइन हुआ है, मैं समझता हूं कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को इतने ज्यादा एक्सियोस और ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्टें नहीं करनी चाहिए, उनको वो जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो ईरान को अपसेट करे, और ना ही ईरानियों को इस तरह बिहेव करना चाहिए जिस तरह वो अभी रिसेंटली बिहेव कर रहे हैं। देखिए, ईरान ने पिछले 1979 से वो सैंक्शंस के अंडर है, और उसने अपने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया था जिसको कॉमन जबान में मोज़ैक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके कोई सेंट्रल कमांड नहीं है, और आपने अथॉरिटी टू अटैक और यूज वेपन्स आपने लोकल कमांडर्स को दे दिए, आपने एसेट्स उनके डिस्पोजल पे डाल दिए हैं, आपने उनको मोटी मोटी गाइडलाइंस दे दी हैं, और वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस वेपन को इस्तेमाल करते हैं जो उनके डिस्पोजल पर है। जंग के दौरान 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की टोटल मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था, जो सेंट्रल लीडरशिप थी, तो फिर भी ईरान का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ या कोलैप्स नहीं किया। लेकिन ये जो अटैक हुआ है 4 दिन पहले, जिसपे 3 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है, ये मुझे लगता है कि ये उस कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की वीकनेस है कि जहां अगर जो सेंटर है तेहरान जो है वो तो पीस डील करना चाह रहा है, लेकिन जो लोकल कमांडर्स हैं उनके पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो अपने आप को रिस्ट्रेन करें। सो मेरे ख्याल में ईरान को बहुत कुछ लर्न करने की जरूरत है। जहां तक आपने लोकल जो स्टेक होल्डर्स की बात की, नबीला साहिबा, मेरे ख्याल में पिछले 3-4 दिनों में ईरान ने बहुत लूज किया है। जब आयतुल्ला अली खामनाई की बरियल राइट्स शुरू हुए थे 3 जुलाई को, तो पूरी दुनिया जो थी वो ईरान की तरफ देख रही थी, और पूरी दुनिया की हमदर्दी ईरान के साथ थी। और हम ये देख रहे थे कि गल्फ कंट्रीज के अंदर भी एक डिवाइड आ गई है। सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर जो है वो एक साइड पे खड़े हैं, जो ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, और यूएई, बहरीन और कुवैत जो है वो दूसरी साइड के ऊपर खड़े हैं, और वो वेस्टर्न अलायंस का साथ देना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने ईरान ने 4 दिन पहले हरकत की है अटैक करने की, इससे एकदम जो है हालात जो है या पॉइंट ऑफ व्यू या आप कहें जो जनरल इंप्रेशन है दुनिया में, वो ईरान के खिलाफ हो गए। क्योंकि वो जो शिप्स थी, एक तो कतर की शिप थी, दूसरी सऊदी अरेबिया की शिप थी, वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे थे अदर देन ईरान की ख्वाहिश के खिलाफ। दे वर यूजिंग इंटरनेशनल वाटर्स जो कि ओमान के वाटर्स थे, और वो उधर से गुजर रहे थे, और ये उनका हक। अगर आप ये देखें कि ईरानियों ने इस अटैक से कितना लूज किया, 2 सालिस थे उनके, जो उनके लिए पूरी दुनिया में ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश करते थे। एक कतर है और दूसरा पाकिस्तान। इस अटैक से कतर भी उनसे नाराज हो गया, और बाय अटैकिंग सऊदी अरेबिया शिप ईरान ने पाकिस्तान को भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। क्योंकि अगर कल सऊदी अरेबिया दूसरी साइड पे खड़ा हो जाता है एंटी ईरान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ है। सो मेरे ख्याल में जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा और फैज साहब ने भी कहा, बहुत ज्यादा रीत की जरूरत है। आज आयतुल्ला खामनाई की बरियल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई होंगी। आई एम श्योर कि कल परसों जब ईरानियन लीडरशिप बैठेगी, उनको रीथिंक करना चाहिए, और इसी तरह अमेरिकन लीडरशिप को भी रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पिछले 4 दिन में चीजों ने टर्न लिया है, वो ना अमेरिका के लिए बेहतर है और ना ही ईरान के लिए बेहतर है। अगर कोई कंट्री इस सारी सिचुएशन में खुश होगी तो वो इजराइल होगा, क्योंकि वो देख रहा होगा कि वो जो एक फ्रिजाइल पीस पाकिस्तान ने 2 कॉम्बैटेंट्स के दरमियान में कराया था, वो बहुत अंडर स्ट्रेन आ रहा है।
बिल्कुल मतलब इन दोनों ममालिक को रीथिंकिंग की ज़रूरत है, और जैसे ही ये सारी सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल होगी तो यकीनन दोनों फरीक ही बैठकर इस चीज़ को लाजमी करेंगे। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान तनाज़े के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अमेरिकी सदर के जब भी बयानात सामने आते हैं, क्योंकि जब से हमने देखा है फरवरी के एंड से, जब से ये जंग शुरू हुई है, कभी उनका कुछ बयान सामने आता है, कभी कुछ आता है, पल में तोला पल में माशा हम कह सकते हैं उनको। लेकिन जब भी कोई बयान आता है तो हम इसके साथ देखते हैं कि जो मार्केट्स वैल्यू है वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, और जैसे ही उनका कोई मुतज़ाद बयान सामने आता है, स्पेशली जैसे कल हमले हुए, तो हमने दोबारा देखा ऑयल प्राइसेस जो कि नीचे आ चुकी थी, एक बार फिर से दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो क्या समझते हैं इन सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में? ट्रंप अपने बयानात को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो इस तरह का बयान ना दें जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस में मज़ीद इजाफा हो? इसका जो आपके सवाल का जो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर ये है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अपने स्मार्टफोन को और अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। और उनका एक ज़ाहिर है, ये जो मार्केट्स का जो जिक्र किया, ऑयल प्राइसेस का जिक्र किया, वो एक अहम फैक्टर ज़रूर है उनकी एक फैसला साजी में। लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और तफसील में जाऊँ, मैं एयर मार्शल साहब और ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की है, मैं वाकई मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही एक मुतवाज़िन, खुसूसन वहाँ पर ईरान के नेबरहुड में बैठकर इस तरह से बातें करना और एक अच्छा मैसेज देना ईरानी अवाम को और ईरानी लीडरशिप। मैं यहाँ वाशिंगटन में चूंकि बैठता हूँ, तो जब मैं अगर ऐसी कोई बात करूँ तो मुझ पर तो ज़ाहिर है फ़ौरन ये कह दिया जाता है कि चूंकि आप वाशिंगटन में बैठे हैं लिहाजा ऐसी बात करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ राइट नाउ। देखिए, एक अगेन बहुत ही अहम दिफाई शख्सियात हैं दोनों। मैं तो एक नाचीज़ हूँ इस मामले में, लेकिन एक बहुत अहम उसूल है कि एक अपने आप की जो मिलिट्री एडवांटेजेस होते हैं, उसको आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक आउटलुक फॉर योर ओन पीपल एंड फॉर योर ओन कंट्री आपको कैसे कन्वर्ट करें। तो किसी भी लीडरशिप का और मिलिट्री का ये एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी वॉरफेयर में। अच्छा, इट्स ऑल्सो द अदर वे अराउंड कि अगर आपको स्ट्रेटेजिक आपको गेन्स होते हैं, तो आप उसको लॉन्ग टर्म मिलिट्री बेनिफिट्स में कैसे तब्दील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली ऑन अ बैटल फील्ड, लेकिन एक अपने दिफाई ओवरऑल अपनी जो एक सलाहियत उसको बढ़ाने में। और मैं समझता हूँ कि ईरान ने इस मामले में एक अपना बहुत जबरदस्त एक, देखिए मास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक ऐसे मौके पे जबकि पूरी दुनिया करोड़ों लोगों को देख रही थी अली खामनाई शहीद साहब के जनाजे की रस्मात को, उनकी आखिरी रस्मात को, और पूरी दुनिया उस पर फोकस थी, हर जगह उसको दिखाया जा रहा था। अमेरिकन चैनल्स में, हालांकि बावजूद जंग के, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े चैनल्स वहाँ की तकरीबात को, रस्मात को दिखा रहे थे। ऐसे मौके पर हमला करके पूरा फोकस जो है, बजाय वहां से जो दुनिया को आपको एक तहसीन और तारीफ और हमदर्दियां मिल रही थी, आपने उसको मोड़कर एक जंग की तरफ कर दिया और ये साबित किया कि हम और इसमें यकीनन जो मोज़ाइक स्ट्रेटजी की जो बात की है, तो उसका एक डाउन साइड आपको इसमें नजर आई। अच्छा, अब आते हैं, देखिए इसकी जो आपका सवाल है हमारे प्रेसिडेंट साहब ट्रम्प साहब के बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मार्केट्स को देखते हैं और उसकी बुनियाद पर करते हैं। लेकिन जिससे पहले मैंने अर्ज किया था कि वो खुद बजाते खुद बीइंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन न्यूयॉर्क, लिबरल आदमी है, बिजनेसमैन है, वो जंग नहीं चाहते। ये उनके दिल की जो बात है, वो जंग नहीं चाहते। लेकिन जाहिर है कि जो प्रेशर्स हैं यहाँ पर, अगर एक बात वो कहते हैं, दूसरी तरफ से उनके ऐसे ऐसे लोग, देखिए हम तो चंद हजार और चंद लाखों की बात करते हैं। अब उनकी जो मेन यहाँ पर लॉबीज हैं, जूइश लॉबीज एंड इजराइल लॉबीज, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको और उनकी कैंपेन को डोनेट किए हैं। एक मिरियम एडल्सन साहबा है जो लास वेगस की कैसिनो
मुगल या मैग्नेट होती हैं, तो उन्होंने सिर्फ इनकी कैंपेन को $300 मिलियन का डोनेशन दिया था। जो आपका ओरेकल, जो दुनिया की एक बड़ी मशहूर कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, उसका जो एक बहुत बड़ा बिलियनर ओनर है एलिसन, जिसने कि अब टिकटॉक भी खरीद लिया है, सीएनएन को भी खरीद लिया है, डिज्नीलैंड को भी खरीद लिया है, ताकि एंटी इसराइल कोई प्रोपेगेंडा ना हो, एंटी इसराइल कोई चीज टिकटॉक पर सामने ना आए। अब वो एलिसन साहब जो हैं वो अगेन बहुत ही क्लोज हैं ट्रम्प से, और मुसलसल उनको और उनकी फैमिली के साथ बिजनेस करते हैं, उनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान और फायदा पहुंचाते हैं। और यही वजह है, देखिए हालत जंग में होने के बावजूद नबीला ज़रा गौर फरमाइए कि सिर्फ ट्रम्प साहब ने बजाते खुद पिछले 1 साल में $1.5 बिलियन कमाए। उनकी फैमिली की बात नहीं हो रही है, उनके बेटों की और बेटी की बात, सिर्फ अलोन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन ही मेड $1.5 बिलियन। तो आप ये सब जो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आपको वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको फैसला करना है। और देखिए इसका नुकसान क्या हुआ, हम ये देख रहे थे कि क्वाड, एक रीजनल क्वाड आपका बन रहा था, तुर्की, पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब, उसमें फिर क्वाड +1 यानी ईरान को भी शामिल करने की बात की जा रही थी। अब ये इन हमलों के बाद, जैसे खुद एयर मार्शल साहब ने फरमाया कि कतर जैसे मुल्क पर आपने हमला कर दिया उसके इंटरेस्ट पे, उसकी शिप से सऊदी अरब को, तो जाहिर है कि वो चीज़ अब वो बैकफुट पर चली गई। अगर इस वक्त आप एक नया डॉक्ट्रिन वहां चाहते हैं, नया नॉमेनक्लेचर डेवलप करना चाहते हैं, एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अगर आपको हो जिसमें कि न सिर्फ ईरान एक मजबूत इकोनॉमी, मजबूत एक फौजी ताकत के साथ साथ उसके जो नेबर्स हैं वो अगर खाइफ ना हो ईरान की फौजी पावर से, उसकी बढ़ती हुई मईशत से, तो वो एक बहुत बेहतर हल होगा पूरे रीजन के लिए और एक बेहतर हल होगा। फैसल, आपका कमेंट आ गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि बार बार ये बात की जाती है ट्रंप की जानिब से भी, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी, कि जंग नहीं चाहते, तो क्या समझते हैं जंग नहीं चाहते, लेकिन वाशिंगटन फौजी दबाव के जरिए ईरान को मुज़ाकरात, अपनी मर्जी के मुज़ाकरात पर मजबूर करना चाहता है? लेकिन यही दिस व्हाट इज द टैक्टिक्स। आप वो आपकी पोस्टरिंग देख लें, प्रेशर टैक्टिक्स देख लें, उसके बाद डराना जितना भी उनका होता है कि जब मुआहदा हो रहा था उस वक्त भी इसी तरह स्टेटमेंट आती थी कि मैं कल अटैक कर दूंगा, वी गोइंग टू सॉर्ट आउट, ताकि मुज़ाकरात में कंसेशन लिए जा सके, अपनी मर्जी के मुआहदे किए सके। लेकिन ईरानियन लीडरशिप इज़ वेरी वेरी स्टेबल, वो बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं और वो उन्होंने करके दिखाया कि इस पूरे मुआहदे के अंदर दे आर द बेनिफिशरीज। लेकिन देखें ईरान ने सबसे बड़ी गलती क्या की है, व्हाट आई ऑलवेज से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतनी बड़ी एक प्रोफेशनल एक काम किया कि ईरान को और खलीजी ममालिक को समझाया कि प्लीज़ डोंट गो फॉर सेक्टेरियन क्लैश। अगर आप सेक्टेरियन क्लैश करते हैं और खुदा न खास्ता अपने वो सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इजराइल का बना बनाया जो एक ख्वाब है वो आसानी से पूरा हो जाएगा, ग्रेटर इजराइल का ये। और फिर उन्होंने इनको आपस में लड़ाने से बचा लिया। और आपने देखा कि जब इजराइल ईरान का मुआहदा हो रहा था अमेरिका के साथ, कितनी दफ़ा सऊदी अरब का डेलीगेशन ईरान गया, कितनी दफ़ा कतर का डेलीगेशन ईरान गया, ईरान के डेलीगेशन सऊदी अरब और कतर गए। आपने एक छोटी सी एक अपनी रिस्ट्रेंट अगर कर लेते यहाँ पर, और आप वार्निंग कर लेते, वार्निंग दे देते, वार्निंग शॉट फायर कर लेते, तो एक अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। दे मस्ट टेलिंग कि अभी मिडल ईस्ट की ओवरऑल जो है ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, सिक्योरिटी डायनामिक्स है, ये चेंज हो जाएगी। इसलिए कि अब खलीजी ममालिक फील कि अमेरिका ने उनको बिट्रेल किया है, उनसे $ट्रिलियन का वेपन एमुनिशन ख़रीदा, यहाँ ला के सारा सॉल्व किया, ईरान का हवा क्रिएट किया, और उसके बाद जब वक्त आया तो वो फील करते हैं कि वो इजराइल की प्रोटेक्शन में चले गए, इनको छोड़ दिया। सो दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स डायरेक्शन। पाकिस्तान सऊदी अरब ने स्टैटिक मुआहदा कर लिया, उसके बाद पाकिस्तान जिस प्रोफेशनल तरीके से हमारी एयरफोर्स ने, हमारी ग्राउंड फोर्सेस ने चाइना के जो ये J-17, उसके बाद J-10, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंडिया को ज़ीरो करके रख दिया, बिल्कुल पैरालिसिस करके उनके फंक्शन में। बिल्कुल ये अब उनको अट्रैक्ट दुनिया ने किया। फिर आपने ये सऊदी अरब में जब दुबई में जो एयर शो वहाँ भी दिखाया। सो अब दे आर लुकिंग के जी हमें खुद भी, अभी क्वाड की जो बात हो रही थी, इसके साथ 57 कंट्रीज़ को भी अब सोच रहे हैं कि आप हर जगह मुसलमानों को मार पड़ रही है,
ये जो पैसा खलीजी ममालिक जाके अमेरिका में जो यूरोप में लगा देते हैं और वहाँ जाके वो फ्रीज़ हो जाता है, तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दीज कंट्रीज, मुसलमान मुल्कों में जहाँ तुर्किया है, पाकिस्तान है और ममालिक हैं जहाँ हार्डवेयर भी बना रहे हैं, मिलिट्री वेपन सिस्टम भी बना रहे हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, वट एवर स्किल सस्ती है, टेक्निकल बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वाई नॉट टू इन्वेस्ट इट हेयर। तो इसको अब आप कितना आपने झटका लगाया इस चीज़ को, वो उनकी फील होगी। ये ईरान तो दे डोंट बॉदर, बट अब ये सोचें ईरान और खलीजी ममालिक इफ़ देर ऑल टुगेदर, जस्ट सी कितनी बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर है अगेंस्ट इसराइल, उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता इसराइल के लिए। तो ये मेरे ख्याल में अभी फील्ड मार्शल ज़रूर इस पर लेकर, बिल्कुल इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वाशिंगटन फ़ौजी दबाव से अपनी मर्ज़ी के मुज़ाकरात करवाना चाहता है, तो क्या आप समझते हैं अगर ईरान की हम बात करें तो ईरान जिस तरह से जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो क्या ईरान अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी जवाबी कार्रवाइयों से, या मज़ीद कशीदगी बढ़ जाएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका ना शॉर्ट आंसर ये है कि कशीदगी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और आप पीस के करीब आने के बजाय आप पीस से दूर चले जाएंगे। देखिए, एक एमओयू के बाद जो सबसे बड़ी जो एक कमी महसूस की जा रही है वो ये है कि जो कॉम्बेटेंट्स हैं उनके बीच में कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही ऑपरेशनल लेवल पर है और ना ही स्ट्रेटेजिक लेवल पर है। और इस चीज का इजहार जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी और प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान ने भी किया। जिस तरह मेरे दोनों फाजिल पैनलिस्ट जो हैं मेरे साथ जो हैं, वो उन दोनों ने इस चीज को यानी कि इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि अगर कोई इशू था तो वो उसी वक्त रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। जैसे पाकिस्तान और इंडिया हम परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, लेकिन हमारे पास एक हॉटलाइन है बिटवीन द डीजीएमओस। अगर कोई इस तरह की चीज होती है कि जो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है तो जनरली डीजीएमओस आपस में बात करते हैं और उस सिचुएशन को संभाल लिया जाता है। दिस इज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एट द ऑपरेशनल लेवल, जी ठीक है ना। और इसी तरह जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, ताकि अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और इनको आपस में बातचीत करनी हो तो इमीडिएटली आप जो है बातचीत करके जंग की तरफ ना जाएं, बल्कि इस तरह इंश्योर करें कि पीसफुली वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। जो मेरे ख्याल में जब अब जो है क्या कहते हैं दोनों जो कॉम्बेटेंट्स हैं, मेन कॉम्बेटेंट्स जो हैं अमेरिका और ईरान, उनको अपने दरमियान लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को ओपन करना चाहिए और उनको चाहिए कि ये जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं इनको बजाय यानी कि फोर्सफुली इंगेज करने के, इनको टेलीफोन के ऊपर या वक्त की ज़रूरत भी है कि ये दोनों फरीकैन जिनके दरमियान गैप है, एक हम देखते हैं कि वाज़े गैप है और इस गैप की वजह से ही बार बार ये तनाज़ा होता है और तनाज़ा बिगड़ता भी चला जाता है। संभलने की कोशिश की जाती है लेकिन उसके बावजूद भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैज़ रहमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने इस प्रोग्राम के शुरू में ही बात कर दी थी कि जो पब्लिक रिस्पांस है वो ख़ासा यहाँ पर नज़र आता है। आप चूँकि अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और मिड टर्म इलेक्शन भी करीब आने वाले हैं, तो क्या इसमें पब्लिक रिस्पांस को किस तरह से देख रहे हैं जो ये टेंशन आए रोज़ बढ़ जाती है इसके बाद? देखिए, इस वक्त नबीला रिपब्लिकन पार्टी में तो बड़ी सख्त तशवीश पाई जाती है और खुसूसन इस पूरे तनाज़े का अगर कोई एक मेरे नज़दीक अगर कोई बेहतर पहलू अगर सामने आया है किसी हद तक, तो वो सिर्फ ये है कि जो इज़राइल की जो पोजीशन है इस वक्त, न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अमेरिका में ख़ास तौर पर बड़ा तारीख़ी वाक़या हुआ है कि इस वक्त जो बड़े-बड़े जो प्रो इज़राइल लोग हैं, उन्होंने भी अब इज़राइल के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी जो एक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के लिए तशवीश, खुसूसन जो ओल्ड गार्ड्स हैं, उनके लिए ये है कि अब हर वो उम्मीदवार किसी भी इंतख़ाब में जो कि अगर प्रो इज़राइल
इज़राइल अगर स्टैंड रखता है तो वो हार रहा है। यानी कई प्राइमरीज़ हुई हैं, आप देखिए कि और वो बातें जो मैं एक अरसे से मैं यहाँ हूँ, मैंने कभी आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इज़राइली लॉबी कहना, जूइश लॉबी कहना एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था यहाँ पर। लेकिन आज आप देखिए कि हर पंडित, हर मेनस्ट्रीम चैनल पर, हर मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, सोशल मीडिया पर इज़राइली लॉबी, जूइश लॉबी और इज़राइल की क्या हरकतें, इज़राइल में जो कुछ जेनोसाइड की है फ़लस्तीन की, खुल के बातें हो रही हैं। तो वो एक ऐसी एक नई लहर पैदा हुई है, इससे अगर इस तमाम एक मेस से जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, वो सिर्फ़ ये है कि कम से कम इज़राइल जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ एक्सपोज़ हुआ है और वही एक सबसे बड़ा प्रेशर है इस वक़्त खुद ट्रम्प साहब पर। आप देखिए ममदानी जो एक फैक्टर है, कौन सोच सकता था कि एक 34 ईयर ओल्ड मुसलमान न्यूयॉर्क जैसा, जिसको कि बाज़ औक़ात जो है कई बड़े-बड़े जैसी जैक्सन जैसे नामवर सियासतदान इसलिए मतून किए गए कि उन्होंने न्यूयॉर्क को जूइश टाउन कहना शुरू कर दिया था। आज उसी शहर का, दुनिया का एक अहम शहर, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, वहाँ का मेयर 34 ईयर ओल्ड ममदानी है, मुसलमान है और वो खुलकर इज़राइल पर तनकीद करता है, कहता है अगर नेतन्याहू यहाँ आएगा तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूँगा और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रम्प जी, अब उसकी तारीफ़ करते हैं और आप ये देखिए कि वो ममदानी ठीक। जो कि अगर जिस उम्मीदवार को एंडोर्स कर दे वो इंतखाबात में जीत रहा है। तो ये इतना बड़ा वाक़या, इतना एक सी चेंज आपको नज़र आ रहा है यहाँ की बिल्कुल, ये एक बड़ा माशरत चेंज में, है जो यहाँ कि की ना सिर्फ सियासत में, हमारे लिए ये सक़ाफ़त में। बड़ा चेंज नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की जी, हुकूमत है उसके लिए भी ये एक बड़ा चेंज भी है और बड़ा चैलेंज भी है। आपका एब्सोल्यूटली। कमेंट मेरे पास आ गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कोयटा में हालिया दहशतगर्दी के हवाले से एपेक्स कमेटी का अहम इजलास भी हुआ है, इसी पर मैं बात करूंगी। ब्रिगेडियर साहब आपसे कहिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कोई नया ऑपरेशन शुरू हो सकता है जिस तरह से आज दो टोक अंदाज में बात की गई वज़ीर आज़म की जानिब से भी? देखें, बात यह है कि वी आर ऑलरेडी डूइंग 200 से 250 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर डे वी आर डूइंग इट और उसमें बहुत कामयाबी है। अभी पिछले 3 महीने में को 300 के करीब हमने दहशत मारे हैं, इसमें अफगानी भी शामिल हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया को मार के हक के बाद जो ज़िल्लत हमें शिकस्त हुई है, मुँह काला हुआ है, दुनिया में आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइज़र बन गया, उसके बाद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गई और फिर उसके बाद सालिसी पर जो किरदार अदा किया है, ये इनको हज़म नहीं होता। अब वो प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर रहे, कभी अफ़गान तालिबान रजीम को, कभी फितरत हिंदुस्तान को, फितरत ख़वारिज को, और वहाँ भी उसको मार पड़ रही है। तो अब फ्रस्ट्रेट हुआ है, हर वक्त वो कोई ना कोई पाकिस्तान को ये करना चाहता है। नाउ प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर बात की है कि जी हमने तहैया किया हुआ है कि हम मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, इसके लिए जो कुर्बानी देनी है, जो शहादत देनी देंगे और हम इसको इस साल इंशाल्लाह 2026 में इसको ख़त्म करेंगे। द इशू सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखें दुनिया में पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई है। फर्स्ट टाइम अमेरिकन पाकिस्तान को डायरेक्ट देख रहे हैं, नॉट थ्रू इंडिया के प्रिज्म से। सो अब हमें अमेरिका ये जो ये हालात ठीक होते हैं, वाई शुड पाकिस्तान शुड टॉक टू अमेरिकन कि गिव अ शट अप कॉल टू इंडिया कि डोंट ट्राई टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। जो बलूचिस्तान में आप कर रहे हैं बीनो, वो भी आप टेररिज्म कर रहे हैं। इंडिया इज़ ए ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। आपके सामने अभी उनके 37 लोग पकड़े गए हैं अमेरिका में, जो ये वहाँ पर इन्होंने कनाडा में मारा था और उसके बाद सिख लीडर को, फिर उसके बाद अभी पकड़े गए हैं। 1000 के करीब नारकोटिक्स पकड़ी गई है, $40,000 पकड़े गए हैं, 11 लोग सिर्फ कैलिफोर्निया से पकड़े गए हैं। ये सारे इसकी इंडिया इज ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। तो हमें ये बात करने की जरूरत। सेकंड, अमेरिकन $30 मिलियन पर वीक ये अफगान तालिबान रजीम को दे रहे हैं उनके $9 मिलियन से। वी हैव टू टेल देम प्लीज़ स्टॉप गिविंग दम। जब ना वो पैसा लग रहा है, इनके पॉकेट्स पे जा रहा है, ना वहाँ जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, ना वहाँ की मर्जी की हुकूमत आ रही है, दुनिया में उनका कोई किसी से भी सफारती ताल्लुकात नहीं है सवाए रशिया के। तो इन चीज़ों में जब सख्ती करेंगे ये अपनी मौत खुद बनेगी। बाकी पाकिस्तान तो हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आज ख़ास तौर पर एपेक्स कमेटी में हाईलाइट की गई हैं। बिल्कुल, एपेक्स कमेटी में काफ़ी चीज़ें आज हाईलाइट हुई हैं और काफ़ी फैसले भी आज किए गए हैं। एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, सिर्फ जो ऑपरेशंस हैं वो ही ज़रूरी हैं या सियासी और समाजी इक़दाम भी इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं? देखिए, कोई कंट्री एक्सटर्नली अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट नहीं कर सकती जब तक वो इंटरनली स्ट्रांग ना हो।
सो हमें जो है सबसे पहले अपने अंदर जो हमारे फिशर्स हैं उनको दूर करना चाहिए। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हम आईबीओस कर रहे हैं, और हमें चाहिए कि जितने उनके स्लीपर सेल्स हैं, जितने बीएलए और टीटीपी के हमदर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको एब्सोल्युटली उनका सफाया कर दिया जाए। क्योंकि ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप एक मुल्क के अंदर रह के उस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ आप किसी फॉरेन एलिमेंट को की मदद करें। दूसरा ये कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, उनको इंगेज करना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम जो भी कुछ कर सकते हैं यूथ ऑफ बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वो जरूर करें। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद, जो कि मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल से हर हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान और केपीके को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है करने की वो ये है कि अफगान गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट दोनों को ना बहुत पॉइंट ब्लैंक जो है ये मैसेज दिया जाए कि अगर आपने इन एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं किया तो हम जो है आपके मुल्क के अंदर घुस के हम इनको तबाह करेंगे। पिछले 2 महीने से आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ हुआ तो हम लोगों ने सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और पाकिस्तान एयरफोर्स को इस्तेमाल करके हमने डीप अफगानिस्तान में जाके इनको हिट किया। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट देखें तो ये जो टीटीपी और बीएलए की टोटल तादाद मिला के कोई 4-4.5 हजार ये टेररिस्ट हैं। और अगर हमने पिछले 3-4 महीनों में 1000 से ज्यादा इन टेररिस्ट को वासिले जहन्नुम किया है। बिल्कुल। सो अगर आपने 3-4 महीनों के अंदर 25% ऑफ द स्ट्रेंथ को कम कर दिया है तो आपको, यानी कि आई थिंक इट इज अ ग्रेट सक्सेस। और ये जो हमारी पॉलिसी है ऑफ एक्सटर्नली, इंशाल्लाह ये कामयाबियां हम मजीद भी समेटेंगे। और गुज़िश्ता रोज DGISPR की जानिब से भी तमाम बातें, इस तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने रही थी। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करेंगे और इसमें अवाम भी हमारी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।